नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर अब आप देखने जा रहे हैं न्यूज टॉप 9, जिसमें हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें एक साथ एक जगह। बंगाल दंगल के पहले 2 चरणों के लिए बीजेपी ने 60 उम्मीदवारों के नाम तय किए। आज टीएमसी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कहां फंस गया है पेंच। चुनावी राज्यों से जुड़ी सभी अहम खबरें सबसे पहले देखते हैं 21 का राज्याभिषेक में। पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों के लिस्ट को तय किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत चुनाव समिति के सभी सदस्य शामिल हुए। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। विजयवर्गीय ने ये भी कहा कि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। देखिए, ममता जी को हम हराएंगे, कोई भी लड़े। शुभेंदु ने अपनी इच्छा प्रकट की है, पर ये निर्णय करना पार्टी का काम है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 2 चरण की 60 सीटों पर बात हो गई है। कौन कहां से लड़ेगा वो पार्टी तय करेगी। 2 चरण के लिए चर्चा हुई है। ये जो बैठक था उसमें लगभग 60 सीट के बारे में चर्चा हुई है। कुछ निर्णय हो गया है, कुछ बाकी है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने चुनाव समिति की बैठक में कहा है कि अगर ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी तो वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हैं। बाबुल सुप्रियो आसनसोल से सांसद हैं। बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए बीजेपी पूरे दमखम से जुटी है, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के पुराने नेताओं और नए शामिल हुए नेताओं के बीच टिकट बंटवारे समेत कई मुद्दों पर खींचतान शुरू हो गई है, जिससे पार्टी को 294 सीटों पर उम्मीदवार चयन करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि करीब 8000 उम्मीदवार दावेदारी ठोक रहे हैं। बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। आज पार्टी एक साथ सभी 294 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। सीएम ममता बनर्जी पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वो पूर्वी मिदनापुर जिले की नंदीग्राम सीट से लड़ेंगी। नंदीग्राम के साथ ही वो भवानीपुर से भी चुनावी मैदान में उतर सकती है। असम में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। 92 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, जबकि एजीपी को 26 और यूपीपीपी को 8 सीटें मिली हैं। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। दिल्ली में हुए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए गए हैं। बंगाल चुनाव में बीजेपी और टीएमसी में सेलिब्रिटी के शामिल होने का सिलसिला जारी है। कोलकाता में फिल्म एक्टर और डायरेक्टर धीरज पंडित, सुभद्रा मुखर्जी, बीजेपी नेता उषा चौधरी और सिंगर अदिति मुंशी टीएमसी में शामिल हुए। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और डीएमके के बीच बातचीत हुई। तमिलनाडु की सियासी बाजी जीतने के लिए डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर सेक्युलर डेमोक्रेटिक गठबंधन बनाया है, लेकिन कांग्रेस और डीएमके कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी वो भी साफ नहीं हो पाया। और दुनिया भर में कैसे बज रहा है पीएम मोदी का डंका। आज पीएम मोदी को एक और सम्मान से नवाजा जाएगा। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू की मुश्किलें क्यों बढ़ गई हैं? कहां नेपाली पुलिस की हैवानियत सामने आई? देश की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से नवाजा जाएगा। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेरावीक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में अमेरिकी विशेष राष्ट्रपति दूत जॉन कैरी, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स के साथ सऊदी अरामको के सीईओ अमीन नासर भी अपनी बात रखेंगे। बॉलीवुड सेलेब्स तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप 2 फिल्म प्रोडक्शन हाउस और टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियों के खिलाफ 2 दिन से पुणे और मुंबई में चल रहे आईटी रेड में बड़े खुलासे हुए हैं। 350 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स गड़बड़ी सामने आई है। तापसी पन्नू के नाम पर 5 करोड़ की कैश रसीद भी मिली है। फैंटम और क्वान कंपनी के हार्ड डिस्क को जब्त कर लिया गया है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। इस बार बजट सत्र में किसानों के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। वहीं पंजाब में भी आज वित्त मंत्री मनप्रीत बादल बजट पेश करेंगे। 10 मार्च को ही बहस की समाप्ति के बाद वोटिंग के जरिए बजट पारित होगा। यूपी के पीलीभीत बॉर्डर से सटे नेपाल के गांव में पुलिस की गोली लगने से एक भारतीय युवक की मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी पुलिस फायरिंग से बच निकले। दोनों युवक घटना के बाद से ही लापता हैं। नेपाल पुलिस का दावा है कि तीनों दोस्त तस्करी के लिए सीमा में दाखिल हुए थे, जबकि सीमावर्ती लोगों का कहना है कि तीनों युवक घूमने आए थे। कर्नाटक में विधानसभा की कार्यवाही के दौरान ये तस्वीर सामने आई, जहां वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा के खिलाफ कांग्रेस विधायक बीके संगमेश ने शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन किया। इस हरकत के खिलाफ कार्यवाही करते हुए स्पीकर ने संगमेश को 12 मार्च तक निलंबित कर दिया है।
मध्य प्रदेश के रतलाम में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह किसानों के समर्थन में मैदान में उतरे। किसान महापंचायत में उनके साथ अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया और कुछ विधायक भी शामिल हुए। खास बात ये रही कि हजारों किसानों की मौजूदगी में ये नेता और विधायक मंच पर न बैठते हुए किसानों के साथ जमीन पर बैठकर विरोध जाहिर किया। गर्मी बढ़ने लगी है, लेकिन किसान दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर को खाली करने को तैयार नहीं। राकेश टिकैत पहले की तरह यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं। हालांकि अब यहाँ पहले के मुकाबले कम आंदोलनकारी बचे हैं, लेकिन टिकैत की दलील है कि किसान प्रदर्शन स्थल पर रोटेशन के साथ आ रहे हैं और जा रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में बांग्लादेशी रोहिंग्या को अवैध तरीके से नागरिकता देने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि यहाँ के भगतपुर टांडा इलाके में 1 दर्जन से अधिक रोहिंग्या मुसलमानों के पहचान पत्र और वोटर लिस्ट में नाम आने के बाद इस गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ। जिला प्रशासन ने मामले में BLO को निलंबित कर दिया है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर मिठाई के डिब्बों से बड़ी संख्या में अमेरिकन डॉलर मिला है। काबुल से आई फ्लाइट में 2 विदेशी महिलाओं के बैग में अमेरिकी डॉलर छिपाकर लाए गए थे। जब कस्टम विभाग ने मिठाई के डिब्बों की जांच की तो उनमें 76,500 अमेरिकी डॉलर मिले। इनकी भारतीय मुद्रा की कीमत 56,08,000 रुपए आंकी गई है। दोनों महिलाओं को कस्टम विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। और आखिर कहां एक शख्स को बांध कर पीटा गया। योगी राज में अपराधियों के खिलाफ एक्शन जारी। कहां 8 ट्रक अफीम बरामद हुई। मदरसों की क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या पहल की गई है। राज्यों से जुड़ी अहम खबरें आप देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में। हरियाणा के हिसार के मॉडल टाउन एरिया में एक शख्स को बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने आया है। बुधवार देर रात इस घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई और पीड़ित को आजाद कराया। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित के मुताबिक उधार पैसे वापस मांगने पर आरोपियों ने उन्हें पीटा। यूपी के भदोही में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल बदमाशों ने बुधवार को पूर्व ग्राम प्रधान के पति को गोली मारी थी। बदमाशों के पास से 2 असलहे भी बरामद हुए हैं। बिहार के आरा में अवैध बालू कारोबारी के घर छापेमारी करने गई पुलिस और बालू कारोबारियों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली से खलासी की मौत हो गई, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने आरा छपरा सेतु को जाम कर दिया और ट्रकों पर लदे घरेलू सिलेंडरों को लूटने के बाद ट्रकों को क्षतिग्रस्त कर दिया। MP के चंबल में बीहड़ों में की जा रही अवैध अफीम की खेती का पुलिस ने खुलासा किया है और 8 ट्रक भरकर अफीम पकड़ी है। इसकी कीमत लगभग 10 करोड़ आंकी जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 4 ज्ञात और 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर इनकी तलाशी शुरू कर दी है। बिहार के बगहा में एक युवक ने ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन समय रहते ट्रेन ड्राइवर के इमरजेंसी ब्रेक लगाने से उसकी जान बच गई। मौके पर RPF की टीम पहुंची और युवक को परिजनों के साथ घर भेज दिया। जमीन विवाद में न्याय न मिलने से युवक नाराज था। असम के तिनसुकिया में पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान एक बलेनो कार से 10,50,000 रुपए बरामद किए। पुलिस कार मालिक से पूछताछ कर रही है और चुनावी एंगल से भी जांच कर रही है। हालांकि ड्राइवर मालिक का कहना है कि उसने ये धनराशि मार्केटिंग में इस्तेमाल करने के लिए रखी है। यूपी के बांदा में एक 7 साल की मासूम से हैवानियत की गई। बच्ची इस वक्त जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। शौच के लिए बाहर गई मासूम को 65 साल के अधेड़ ने दबोच लिया और बलात्कार किया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी के परिवार ने केस वापस न लेने पर कत्लेआम की धमकी दी है। हरिद्वार के रानीपुर झाल के पास एक कार अनियंत्रित होकर गंगा नहर में जा गिरी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने मदरसों की क्वालिटी एजुकेशन के लिए नई पहल शुरू की है। अब बच्चे रामायण, गीता या वेद जो चाहे पढ़ सकेंगे। दरअसल NEOS कई मदरसों का एक्रीडिटेशन करता है। इन मदरसों में पढ़ने वाले सीनियर सेकेंडरी के छात्रों को पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि वो जो चाहें वो पढ़ सकते हैं। संकेत पक्के हैं कि इमरान की कुर्सी जाने वाली है। पाकिस्तान कैसे कश्मीरी लड़कों का करता है ब्रेन वॉश। CDS ने हमारे दोनों पड़ोसियों को लेकर क्या चेतावनी दी है। चीन और पाकिस्तान से जुड़ी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। पाकिस्तान की सरकार जम्मू कश्मीर के छात्रों को लालच देकर ब्रेन वॉश कर रही है। इसी एजेंडे के तहत घाटी के छात्रों को MBBS और इंजीनियरिंग जैसे पाठ्यक्रमों में दाखिले दिए जाते हैं। छात्रों को लालच देने के लिए छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। इस बात का खुलासा NIA की एक चार्जशीट में हुआ है। घाटी के युवाओं को बरगलाने के लिए आतंकियों, हुर्रियत और पाकिस्तानी सरकार का बाकायदा एक गठजोड़ काम कर रहा है। टेरर फंडिंग से जुड़ी NIA की जांच में पता चला है कि कट्टरपंथी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी और मीर वाइज मौलवी उमर फारूक समेत कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में कश्मीरी छात्रों के दाखिले पर प्रतिबंध करते रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी जाने के पूरे आसार बन रहे हैं। सीने चुनाव में वित्त मंत्री हाफिज शेख की हार के बाद अब इमरान शनिवार को संसद में विश्वास मत हासिल करेंगे। इसके लिए पाकिस्तानी नेशनल असेंबली की बैठक बुला ली गई है। इमरान की पार्टी ने कहा है कि उनकी पार्टी के कुछ लोग बिक गए हैं, जिससे शेख की हार हुई है।
मंत्री हाफिज शेख की हार के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन में इमरान खान ने विपक्षी पार्टियों पर भ्रष्टाचार के धुआंधार आरोप लगाए। इमरान ने कहा कि विपक्षी उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने जमकर पैसे बांटे। हमारी पार्टी के नेताओं को 2-2 करोड़ की पेशकश की गई। उन्होंने ये भी कहा कि अगर शनिवार को विश्वास मत के दौरान उनकी सरकार चली भी जाती है तो भी उन्हें कोई गम नहीं होगा। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की एक तस्वीर सामने आने पर पड़ोसी मुल्क में बवाल मच गया। इस तस्वीर में मुशर्रफ बेहद बूढ़े और कमजोर नजर आ रहे हैं। इनकी दयनीय दशा पर कई पाकिस्तानियों ने कमेंट किया, जो बोया वही काट रहा है, देश को बेचने वाला। तस्वीर में मुशर्रफ व्हील चेयर पर बैठे हैं। 370 हटने के बाद घाटी को अस्थिर बनाए रखने की पाकिस्तान की कोशिशें पूरी तरह से नाकाम हो चुकी हैं। अमन की राह पर निकल चुके उत्तरी कश्मीर में आर्मी ने पहली कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सर्विस लॉन्च की। इसके जरिए दूर दराज के युवा भी सरकार के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। आर्मी की ये कोशिश स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के बीच कनेक्ट को और मजबूत करने के लिए भी है। सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा है कि भारतीय सेना को चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों से तैयार रहने की जरूरत है। रावत ने यह भी कहा कि दुनिया की किसी भी फौज के मुकाबले भारतीय फौज के सामने चैलेंज ज्यादा है। जनरल रावत ने युद्ध के तरीके और तकनीकी में हो रहे बदलाव के हिसाब से भारतीय सेना में भी बदलाव की बात कही। चिनार कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने कहा है कि घाटी में अब सोच में बदलाव की जरूरत है। इसी के बाद जो कुछ बदलाव हो रहा है उसे और शिद्दत से महसूस किया जा सकता है। पाकिस्तान अक्सर कहता है कि वो कश्मीरियों के हितों के साथ है, लेकिन अब वक्त सिर्फ ये कहने का नहीं बल्कि ऐसा कर दिखाने का है। एलएसी पर मुंह की खाया चीन अब साइबर अटैक का सहारा ले रहा है। एक अमेरिकी एजेंसी ने खुलासा किया है कि 2021 में चीन से भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर और संस्थानों पर साइबर हमले जारी रह सकते हैं। ये काम चीनी सरकार के संरक्षण में हो सकते हैं। और भारत कैसे बन चुका है वैक्सीन का विश्व गुरु। WHO ने कोरोना पर क्या चेतावनी दी और देश में कहां-कहां कोरोना लौटता नजर आ रहा है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी बड़ी खबरें टॉप 9 शुभ टीका में। वैक्सीन गुरु भारत अब तक 47 देशों को कोरोना वैक्सीन भेज चुका है। खास बात यह है कि इनमें कई विकसित देश भी शामिल हैं। भारत से वैक्सीन की 10 लाख डोज नेपाल पहुंची। कनाडा को भी भारत से टीके के 5 लाख डोज मिले हैं। भारत अब तक वैक्सीन की 4.64 करोड़ डोज वैक्सीन दुनिया को दे चुका है। इनमें से 71.25 लाख डोज वैक्सीन अलग अलग देशों को गिफ्ट के तौर पर भी दिए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे। पिछले 24 घंटे में राज्य में 8,998 केस सामने आए हैं, जबकि एक दिन में राज्य में 60 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई। जबकि पूरे देश में पिछले 24 घंटे में 16,821 नए पॉजिटिव केस आए और 113 लोगों की महामारी से जान चली गई। ब्राजील में कोरोना से हालात बेकाबू हो रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,910 लोगों की मौत हो गई। मैक्सिको में भी पिछले 24 घंटों में 857 लोग महामारी से मारे गए। इटली, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों में भी हर रोज मौत का आंकड़ा 250 के आसपास या उससे भी ऊपर पहुंच रहा है। WHO ने 53 देशों में कोरोना फिर से तेजी से फैलने की बात कही है। इनमें यूरोप के कई देश शामिल हैं। WHO ने कहा है कि इन देशों में एक सप्ताह में कोरोना के मामले 9% तक बढ़ गए, जबकि इसके पहले यहां नए मामले लगातार घट रहे थे। इन देशों में पिछले एक सप्ताह में 10 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को टीके बनाने की क्षमता के बारे में बताने को कहा है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि वैक्सीन निर्माण क्षमता का पूरी तरह से इस्तेमाल न करते हुए या तो वैक्सीन दूसरे देशों को दान की जा रही है या बेचा जा रहा है। देश के लोगों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं दी जा रही है। ऐसे में जिम्मेदारी तय करनी होगी। महाराष्ट्र के बारामती जिले के इंदापुर सब जेल में 16 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी कैदियों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पिछले साल भी यहां बड़ी संख्या में कैदी पॉजिटिव पाए गए थे। राज्य में नए सिरे से हुए कोरोना विस्फोट के बीच जेलों के अंदर खासतौर से संक्रमण फैलने की फिर से आशंका बन गई है। जालंधर में अचानक कोरोना विस्फोट हुआ। शहर में 24 घंटे में 270 नए मरीज मिले हैं। वहीं 5 संक्रमितों ने महामारी से दम तोड़ दिया। चिंता इस बात से बढ़ गई क्योंकि कुछ स्कूलों में भी कोरोना के केस अचानक तेजी से आने लगे हैं। ओडिशा के गवर्नर ने कोरोना टीके की पहली डोज दी है। राज्यपाल गणेशी लाल ने राजभवन में कोरोना का टीका लिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी वैक्सीन की पहली डोज ली है। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला में कोरोना की वैक्सीन ली। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक कोविड अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव महिला के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। छेड़खानी का आरोप अस्पताल के डॉक्टर पर ही लगा है। विरोधी दल के नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया और कहा कि सरकार कोविड सेंटर को लेकर कोई सख्त नियम क्यों नहीं बनाती। आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है।